Thank you so much. So, I extend a very warm welcome to all of you and our Honorable Minister, Dr. Dhan Singh Rawat ji, Vice Chancellor, Central University, Professor Sri Prakash Singh ji, all my fellow colleagues, Vice Chancellors, Principals, Directors of IIM and IITs from Dharwad and other state also, and the student, the meritorious students invited by our Honorable Minister. Some NCC cadets are also here. So, this is a session on quality education. And it's an honor to join this Chintan Shivir, this collective effort and reflection on how higher education can become a part. We should have a target of Viksit Bharat, but that Viksit Bharat is achievable only through Samriddh Uttarakhand. As we look toward India at 2047, our universities and colleges stand at a defining moment. We are no longer just disseminators of knowledge, but architects of knowledge economy. I'm very happy that today we have a panel of 5 fellow colleagues. Among them, we have Dr. Santosh Kumar Devangan. He is IAS, आयुक्त एवं परियोजना निदेशक रूसा उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार. We have Professor Prafull Agnihotri, Director, IMA Sirmaur, Himachal Pradesh. Professor Madhulika Kaushik, Vice Chancellor, Usha Martin University, Jharkhand. We have Professor Sangeeta Gupta, Principal, PG College, Lohaghat, and Mohit Agrawal. He is Chairman, DBS Global University. A very warm welcome to all of you panelists. First of all, I would like to ask a question to Dr. Santosh Kumar Devangan. Chhattisgarh and Uttarakhand bond together. We traveled together, and Chhattisgarh, through news and through everything, what is my knowledge about higher education in Chhattisgarh, that they have implemented NEP efficiently and effectively. So, Dr. Saab, I would like to ask a question about your experience. What are the challenges and how you implemented, because you are responsible for implementation of NEP in your state, and plus give them infrastructure, provide them adequate finances. So what is your experience about? थैंक यू मैम. फर्स्ट एट ऑल, मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. कार्यक्रम के संयोजक आयोजक माननीय मुख्य सचिव महोदय, सचिव उच्च शिक्षा, जिन्होंने अपने राज्य में रजत जयंती वर्ष में एक ऐसा संवाद का आयोजन किया जिससे हम सभी लाभान्वित हो सके. एक प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया जिससे कुछ हम निकाल सकें, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दे सकें. आज वह दिन है जब हम यहाँ इन विषयों पे चर्चा करने एकत्र हुए हैं कि हमारी कमियां क्या है, हमने किन क्षेत्रों में कैसा विकास किया है. दूसरी तरफ आज ही सवेरे नॉर्वे, स्वीडन तरफ भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला. मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला. हम, जैसा कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी संबोधित कर रहे थे कि प्रथम 100 में हम आ रहे हैं, परंतु वर्ल्ड क्लास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं. निश्चित ही कमियां हैं, निश्चित ही वह लक्ष्य हासिल करने में कुछ संसाधन हमारे कम हैं, रोड़े हैं,
इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए इस पैनल में आज हम अपने मॉडरेटर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी के साथ, जो कि वाइस चांसलर हैं दून यूनिवर्सिटी, उनके नेतृत्व में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर प्रफुल्ल अग्निहोत्री जी हैं, डायरेक्टर IIM सिरमौर हिमाचल प्रदेश। प्रोफेसर मधुलिका कौशिक जी हैं, वाइस चांसलर उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड। मोहित अग्रवाल सर हैं, प्रेसिडेंट ग्लोबल यूनिवर्सिटी DBS देहरादून। प्रोफेसर संगीता गुप्ता जी हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट PG कॉलेज लोहाघाट। सर, मैं एक ही निवेदन करूंगा, मैंने आपकी बात बहुत गंभीरता से सुनी। मैंने ऐसा पहला शिक्षा मंत्री देखा किसी राज्य का जो इतना विनम्र है, अपनी बातों को इतने सहज तरीके से रखता है, और उनकी बातों से यह निष्कर्ष भी निकला कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे 40 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ को अपनी आंखों से स्वयं जा कर के देखा है, ताकि उसको अपने उत्तराखंड में उसके अनुभवों को समायोजित कर सकें, लाभ दे सकें। 300 से अधिक यूनिवर्सिटी वो बता रहे थे। उन्होंने भारत के 33 राज्यों में भ्रमण करके उनके निचोड़ को यहाँ ला करके परोसने की कोशिश की है। सर, मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा। मैडम, जैसा कि आपने मुझे पूछा कि छत्तीसगढ़ में हमने कैसा और क्या किया है और आगे की हमारी परिस्थितियाँ क्या है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पास जब हम 2002 में NEP लागू करने की स्थिति में थे, तो कुछ पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से हम उसको लागू नहीं कर पाए थे। आकर के हमने 2023 में शुरू की। उस समय में हमने 8 हमारे ऑटोनॉमस जो कॉलेजेस थे उनसे प्रारंभ किया। बाद में जैसा कि हमारे पास में 9 हमारे शासकीय यूनिवर्सिटीज़ हैं और 17 हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं, इस पे हमने इम्प्लीमेंटेशन दूसरे साल से शुरू किया। आज की स्थिति में हम अपने सभी 335 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 323 प्राइवेट कॉलेजेस में इसको लागू कर चुके हैं। 90 दिवस के अंदर में, जैसा कि हमारे सचिव साहब ने यहाँ बताया था, हमने भी कोशिश की और सारे कोर्सेज, सारे करिकुलम हमने डिज़ाइन किए, उसको लागू किए। 2-3 बातें मैं आपको अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा। फर्स्ट एट ऑल, सर, हमने एक प्रदेश एक अध्यादेश का कॉन्सेप्ट लाया। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एजेंडा था, अलग अलग ऑर्डिनेंस चलते थे, कॉलेजेस में अलग, ऑटोनॉमस में अलग। हमने सबको मिला करके एक ऑर्डिनेंस बनाया, उसके चलते आज हमारे पूरे प्रदेश में एक ऑर्डिनेंस चलता है। यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी हो, ऑटोनॉमस हो, कॉलेज प्राइवेट हो, एक ऑर्डिनेंस है। दूसरा सर, चूँकि जैसा कि आपका प्रदेश है, दूरस्थ क्षेत्रों में है, विद्यार्थी बहुत कम आ पाते हैं, भौगोलिक विषमताएं हैं, द सेम कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ में भी है। हम 42% फॉरेस्ट के साथ हैं। हमारे जो विद्यार्थी हैं मैक्सिमम ट्राइबल्स हैं, नक्सली एरिया से हम ग्रसित हैं। वहाँ से बच्चों को निकाल करके लेके आना, डेफिनेटली हमारे पास में टेलीकम्युनिकेशंस की भी प्रॉब्लम्स हैं। उनसे उनके सोशियो इकोनॉमिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम वहाँ से लेकर के आएँ, कैसे हमारा GER बढ़े। भारत सरकार, हमारे देश का जो GER है 28.2 है, सर हम 27.9 में बैठे हैं। हमने 7% GER बढ़ाया, छोटे छोटे उपाय किए। उन उपायों में मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक पोषकशाला अभियान शुरू किया, फीडर स्कूल, कि जिन स्कूलों से, हायर सेकेंडरी स्कूलों से हमारे पास कॉलेजेस में बच्चे आएंगे, उनको पहले जा कर के NEP के बारे में बताना। हमने गांव में, पंचायतों में, पालकों के बीच में सर निवेदन किया, उनको समझाइश दी 12th लेवल पे, 11th लेवल पे, कि जब बच्चा कॉलेज जाएगा तो कैसे कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, किस तरह की चीज़ें पढ़नी हैं, ताकि शोध को,
नवाचार को बढ़ावा मिल सके, उनको आगे चार करके रोजगार परक शिक्षा मिल सके, वह न केवल अपने बलबूते डिग्री हासिल कर सके बल्कि भविष्य में रोजगार भी प्राप्त कर सके। इसके लिए हमने कुछ जगह जैसे कि नैस्कॉम के साथ और टीसीएस और आईबीएम के साथ अभी हम पाइपलाइन में हैं, हमने एमओयू किया है। इन सभी चीज़ों से मैंने यह पाया कि इन शिक्षा के क्षेत्र में जितने हमारे बढ़ोतरी है वो तभी संभव है जब हम सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को धीरे धीरे समझाइश दे सकें। एनईपी कहता है कि 2047 तक आप इस स्टेज पे जीआर पे जाइए। बच्चों को जोड़ना, मेरे ख्याल से जो प्राध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल यहाँ उपस्थित हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के हमारे कुलपति कुल सचिव उपस्थित है, वो समझते होंगे कि हम कार्यक्रम इतना ज़्यादा करवाते हैं कि उनको पढ़ाने का मौका बहुत कम मिलता है। हर 6 महीने में उनका सेमेस्टर सिस्टम है, हर 3 महीने में वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन नहीं रहेगा, सेमेस्टर सिस्टम गड़बड़ाता है, परीक्षा परिणाम गड़बड़ाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैब नहीं है, टीचिंग फैकल्टी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हैं, बजट जितना भारत सरकार एलोकेशन करने के लिए कहता है, स्टेट में उतना बजट एलोकेशन नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आपके लेवल पे अटकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लेवल पे अटकती हैं। हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिनको भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बदौलत प्राप्त करना चाहता है। छोटे छोटे उपाय हमने अपनाए सर, जैसे आपके यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हमने भी वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देकर के शिक्षा से जोड़ा। जैसा कि मैडम ने अभी, मैं उनसे चर्चा कर ही रहा था, ये उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई है वो कोसा सिल्क की है। हमारे यहाँ टस्सर कोसा सिल्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, करीबन 500 से 700 करोड़ का इसका व्यापार होता है साड़ी का ही। तो हमने उसको शिक्षा से जोड़ा, करिकुलम से जोड़ा, उस क्षेत्र में बढ़ावा दिया। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट, जैसा कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति में लेकर के आई है, हमने उसको बढ़ावा दिया। सर यदि आप अनुमति दें तो मैं 1 मिनट में केवल यह बताना चाहूँगा कि केवल डिग्री होल्डर्स, बड़े बड़े शिक्षाविद प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नहीं हो सकते। हमने उन लोगों को आगे बढ़ाया जो डिग्री होल्डर्स नहीं हैं। मेरे राज्य में ट्राइबल क्षेत्र में एक ऐसे वैद्य हैं जिनको आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी पद्मश्री अवार्ड दिया है, कि वह नाड़ी छू करके, अभी तो वह नाड़ी भी नहीं छूते, एक तरफ आपको पेशेंट्स को बैठाते हैं, दूसरी तरफ खुद बैठते हैं और एक लकड़ी पकड़ाते हैं। जहाँ जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एमआरआई स्कैन करने के बाद मर्ज पकड़ में आता है, वो पता नहीं उनको कैसा देवयोग है कि उस लकड़ी से, उसकी नाड़ी से पता कर लेते हैं कि इनको 3rd या 4th स्टेज का कैंसर है। मेरा दावा है सर, मैं इस मंच से कह रहा हूँ कि कैंसर के मामले में वो व्यक्ति अद्भुत है। 4th स्टेज के कैंसर भी, जिसको फोर्टिस और अपोलो, कृपया इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, उन पेशेंट्स को लौटाते हैं, उनको व्यक्ति को मैंने ठीक करते देखा है। तो ऐसे व्यक्ति को सर हमने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में लिया हुआ है। वह हार्ट ब्लॉकेज, जिसका 90% हार्ट ब्लॉकेज है कहते हैं, बताते हैं, उसको अपनी जड़ी बूटियों से 1 महीने में से 20% घटा देता है। कुछ परहेज हैं, वो अलग विषय है। तो यह मैं बताना चाहूँगा कि हमने ऐसे लोगों को लिया। अभी माननीय आप सभी लोगों को अलग अलग मोमेंटोस प्रदान किए गए।
हमने जैसे कि भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि मेक इन इंडिया, तो हमने मेक इन कॉलेज का एक कॉन्सेप्ट दिया है सर। उस मेक इन कॉलेज में हमारे कुछ अलग अलग महाविद्यालयों में हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ने यह नवाचार किया, जिनको फिर से पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है हमारे कलाकार को, मंडावी जी को, कि वह लौह शिल्प बनाते हैं। उन लौह शिल्प के उन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में हमको लेकर के 15 दिवस का हमने अपने यहाँ वर्कशॉप कराया था। उस वर्कशॉप में बच्चों ने वह लौह शिल्प बनाना सीखा। अब उसी को हम पूरे मोमेंटस के रूप में सबको देते हैं, सबको बांटते हैं। तो बच्चे इसी से एक एक बच्चा, एक एक हमारा विद्यार्थी महीने में 5 से 7 हज़ार रुपए की कमाई कर लेता है। पढ़ भी रहा है, कमा रहा है। हम जब कहते हैं कि अर्न वाइल लर्न, तो मैं समझता हूँ यह वही कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी बातें फिलहाल बाकी साथियों को सुनने के लिए यहीं पे विराम देता हूँ। मैं एक दूसरा एजेंडा लेकर के आया हूँ कि जैसा कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ ये तीनों भाई राज्य बने हैं, हम तीनों एक दूसरे को देख करके सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे सीखने आया हूँ कि आपसे क्या प्राप्त कर सकूँ, आप सभी शिक्षाविदों से मैं क्या ले सकूँ जिसको मैं अपने राज्य में जाकर के इम्प्लीमेंट कर सकूँ। मैंने जो चीज़ कमाया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वह मैं आपको देना चाहता हूँ, परंतु आपसे कुछ ऐसा ले जा सकता हूँ जो मेरे राज्य में काम आए तो मैं ज़रूर ले जाऊँगा। इन्हीं बातों के साथ मैडम मैं आपको Thank you so much, Dr. Santosh Kumar Devangan. He has introduced a lot of new things. Chhattisgarh government, as I said, is doing very effectively and efficiently implementing NEP. Now we have Professor Madhulika Kaushik. This is a private university, madam. She is Vice Chancellor Usha Martin University. And it is such a great opportunity that we have representative from Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand. As I said that we bond together and we traveled together. So we have representative Professor Madhulika Kaushik. Ma'am, my question to you, as a private university, and Jharkhand is also having a pretty good cover of forest, and the population of scheduled tribes is there, and there maybe, means this is hypothetical question. The answer will be from your side. The accessibility and bringing all the stakeholders on a track. What is your experience as a private university? What are your challenges or opportunities, or your experience to implement NEP? Because NEP is a clear blueprint. Whatever we are discussing here in this Chintan Shivir, I don't think that any of the initiative or any of the sector will be left behind. If we focus on NEP, NEP covers everything. So your experience about NEP? Thank you, ma'am, for this very loaded question. First of all, my gratitude and thanks to the Education Ministry of Uttarakhand for giving me this opportunity कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी बात कहूँ. आपने बहुत सही कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अलग तरह के चैलेंजेस हैं जब हम NEP को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं. और आपका जो साइड का क्वेश्चन था कि हम ट्राइबल पॉपुलेशन को कैसे इस मुख्य धारा में समाहित करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं. हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है और झारखंड में एक बड़ा खतरा ये भी रहा कि माओइस्ट मूवमेंट काफ़ी फैला हुआ था, नक्सलाइट पॉपुलेशन, और उनकी एक्टिविटीज़ बहुत फैली हुई थी. इनफैक्ट जब हम लोगों ने इस विश्वविद्यालय को शुरू किया और पहले हम एक लीज बिल्डिंग में थे, तो शाम को जब निकलते थे तो मेरी आदत है थोड़ा घूमने के लिए चली जाने की. सो यूनिवर्सिटी की राइट की तरफ मुझे कहा गया, मैडम 2 किलोमीटर से आगे मत जाइएगा, दिस इज़ नक्सल एरिया, सो प्लीज़ कम बैक. सो मतलब उस एक परिप्रेक्ष्य में पूरा वो छाया हुआ है कि उन बच्चों को अगर आपको इससे दूर रखना है तो उन्हें एजुकेशन की तरफ अगर हम मोड़ पाते हैं और अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन या उनकी वैल्यू इस समाज में है उसका एक आभास दिला पाते हैं, तो
तो हम एक काम कर पाएंगे। तो शुरू से ही यूनिवर्सिटी का ये मकसद रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन के बच्चों को अपने यहाँ लाने की कोशिश करें। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में माइनिंग का बहुत बड़ा एक ऑक्यूपेशन है और बहुत सारे बच्चे जो जिनको इस तरफ लाया जा सके। दूसरी एक बात जो झारखंड को अलग करती है कि सब बच्चे, अधिकतर बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, एंड इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज कि इंस्टीट्यूशन नहीं है, बस बच्चों को बाहर निकलना है। झारखंड बिहार दोनों की स्थिति है। तो हमारे मिशन में ही हमने कहीं लिखा हुआ है कि हम इस माइग्रेशन को रिवर्स करना चाहते हैं। हम यहाँ पे जो शिक्षा प्रदान करें वो इतनी गुणवत्तापूर्ण हो और रीजनेबली एक्सेसिबल हो इन टर्म्स ऑफ मनी, ताकि बच्चे इसको एक बार अगर ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो यहाँ पढ़ पाएँ। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है, ये बहुत यंग यूनिवर्सिटी है। हमने 2017 में अपने एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किए थे विद अबाउट 200 से भी कम स्टूडेंट्स से। आज 8 साल के बाद मेरे पास 5,700 बच्चों का एनरोलमेंट है और उसमें से करीब 35% बच्चे ऐसे हैं जो बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जो बच्चे पास करके गए उन्होंने जो बोला उसकी वजह से वो बच्चे आ रहे हैं। सो शुरू से 2 चीज़ों पर ध्यान दिया गया कि जो ट्राइबल बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, क्या हम उनके लिए कुछ रेमेडियल क्लासेस शुरू करें। हमने पाया कि 2 सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में, उनके बोर्ड में मार्क्स ठीक ठाक है लेकिन फिर भी उनको अंग्रेज़ी ढंग से नहीं आती। और मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं कि बच्चे को अंग्रेज़ी नहीं आती, लेकिन व्यवसाय की भाषा अभी भी अंग्रेज़ी है, तो प्लेसमेंट वगैरह के संबंध में उनको परेशानी ना हो। तो 2 रेमेडियल क्लासेस उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों के लिए लगाई जाती हैं ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ सकें। और स्कॉलरशिप को भी उस तरह से मोड़ा गया है कि जो बच्चे रेजिडेंट्स ऑफ झारखंड हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन से आते हैं, उनको फ़ी में काफ़ी कंसेशन दे दिया जाता है, तो स्कॉलरशिप को उस तरह से मोनेटाइज किया गया। लेकिन जिस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि ये यूनिवर्सिटी की टोटल एनरोलमेंट का 47% इज़ ट्राइबल चिल्ड्रन। सो एक बार आने के बाद, और कुछ शुरू में 2017 की बात बताती हूँ, कुछ बच्चों ने बताया कि हम अपने पूरे गांव में पहले कॉलेज गोअर्स हैं। उसके हिसाब से वो खुद पढ़ने आते हैं, उसके बाद वो अपने सगे संबंधियों को बताते हैं, वो लोग आते हैं। तो बढ़ते यूनिवर्सिटी का थोड़ा प्रसार उस पूरी बेल्ट में बढ़ गया। NEP के इम्प्लीमेंटेशन की बात मैं थोड़ी सी देर में करूँगी, पर सुबह सचिव महोदय ने जब अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट जनरेशन्स, 19 जनरेशन का करिकुलम, 20th सेंचुरी के टीचर्स एंड सो ऑन। हम लोग इस बात से बहुत ही क्लियरली इस बात की आभास था कि हमारे बच्चों, हम उस बच्चे को तैयार कर रहे हैं, उस बच्चे को उस वर्ल्ड के लिए तैयार करें। इंजीनियरिंग में जब बच्चा पहले साल में आता है तो 4 साल बाद हम उस बच्चे के लिए, उसके लिए तैयार कर रहे हैं विश्व के लिए, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। सो इंडस्ट्री 4.0 एक्चुअली नीड्स एन एजुकेशन 4.0। दूसरी जो बात सोचनी चाहिए हमें, टीचर्स हमेशा उसके साथ नहीं रहेंगे, उसका बदलती हुई परिस्थितियाँ हमेशा बदलती जाएगी। सो वी हैव टू डेवलप अ लर्नर हु इज़ अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। उसको अपनी प्रॉब्लम्स, वहाँ जाके जो इमर्ज होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसको खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो क्या मैं उसको इतना सक्षम बना सकती हूँ कि वो अपने सॉल्यूशंस को खुद सोच सके। ही इज़ ऑलवेज वेलकम टू रेफर बैक टू द टीचर्स, बट एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर, अभी हम सभी जानते हैं, मेरे एक पुराने कलीग हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर जसोला, जिन्होंने, और हम लोगों ने इग्नू में पहले साथ काम किया, फिर वावासान ओपन यूनिवर्सिटी में काम किया। एक ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का वर्ल्ड जिसमें पूरी कंप्लीटली अवेलेबल कंटेंट है। तो क्या हम बच्चों को वो सक्षमता दे सकते हैं कि उनके प्रति जाकर, क्या हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सेज ऑन द स्टेज में बोलने वाले टीचर की जगह, क्या मैं उसके साथ में खड़ा हुआ साथी बन सकती हूँ, गाइड बाय द साइड, कि मैं उसको डायरेक्ट करती रहूँ कि ये सोल्यूशन, ये मटेरियल, ये कंटेंट कहाँ मिलेगा। सो क्या मैं क्यूरेटर बन सकती हूँ मटेरियल का, और उसको सब चीज़ों के लिए बता सकती हूँ कि इस प्रॉब्लम पे बेस्ट मटेरियल ये। एक बार मैंने उसको इस राह पे बढ़ा दिया तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को खोज करने का अलग व्यक्ति बन जाएगा। तो इसको NEP से मिला के हमने क्या किया, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम खुद पढ़ाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे जिनको हमने उसको पूरा कंटेंट OER में दिया और कहा यहाँ पे पहले टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक पे, तीसरे टॉपिक,
लेकिन हमने उसको प्रॉक्टर्ड मूक की तरह से काम किया कि वो बच्चा 3 हफ्ते पढ़ेगा, चौथे हफ्ते मेरे टीचर उसके साथ होंगे, उसको टेस्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और उसको और नई चीज़ें पढ़ने के लिए, दिस कुड बी एनीथिंग, ये कंटेंट हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, पैनल डिस्कशंस हो सकते हैं, पर बच्चों को ये सब खोलने के लिए। और एक सेशन हम करते हैं जिसमें वो रोल प्ले करते हैं कंटेंट के बारे में दूसरे बच्चों को बताने के लिए। तो उनकी सारी इस तरह की एक्टिविटीज़, जैसे कि जिससे कि वो खुद ना केवल अपने लिए इन्फॉर्मेशन खुद जुटा सकें, पर उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करके, तो मेरे पास एक क्लास में 60 प्रेरक हो जाते हैं जो इनको एक प्रोग्राम जो हमारा बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ NEP में, वो है मेंटर मेंटी वाला, जिसमें बच्चे खुद कोशिश करते हैं। और क्योंकि समय कम है तो मैं एक और प्रयास, हम सभी यूनिवर्सिटीज़ ने उन्नत भारत अभियान की कोशिश की और हम सब ने 5-5 गांव लिए। हमारे यहाँ जो गांव हैं वो काफ़ी रिसोर्स पुअर हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड सो ऑन। सो पहला काम जो यूनिवर्सिटी ने किया वो इन सब गांवों के ग्राम पंचायत भवन में उनकी मदद लेकर, उनकी परमिशन लेकर एक लाइब्रेरी खोली। एक ट्राइबल बच्चे को लाइब्रेरियन की तरह शिक्षित किया और शुरू में वो हमारे नए एडिशंस आ गए तो दूसरे एडिशंस, हमने अपने बच्चों से कहा कि तुम्हारी पुरानी किताबें जो तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी कॉमिक्स स्टोरी बुक्स जो नहीं पढ़ रहे हो, वो वहाँ जाके दे दो। तो उन सब लाइब्रेरीज़ को हमने पूरी तरह से फुल रिसोर्स किया। ऑनलाइन मटेरियल उस पर लोड करना और बच्चों को सिखाना, और हमारे बच्चे जाकर फिर वहाँ पे उनको प्रेरित करते हैं क्या आपको देखना चाहिए, अगर तुम कॉमर्स में देखना चाहते हो तो क्या देखो। हमारे यहाँ जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का एक सेंटर है, तो उससे उनको मतलब व्यवसाय के बारे में थोड़ी जागृति लाना, तो ये सारे काम हो रहे हैं। और क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ काफ़ी बड़ा है, फिश कल्चर बहुत बड़ा है, तो हमारे बच्चे जो कुछ अपने इनोवेशंस करते हैं कि आप कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपनी सब्जी को फ्रेश कर सकते हैं, एक कियोस्क बना के अपनी फ़िश को फ्रेश रख सकते हैं और कैसे उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ये काम बच्चे करते हैं, हम नहीं करते। एक सेंटर ऑफ एथिक्स भी यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि देश के उस भाग में एथिक्स की बड़ी फ्लेक्सिबल सी अंडरस्टैंडिंग है, एथिकल लीडरशिप, एथिकल बिजनेस, तो वो सारे काम बच्चों के थ्रू करवाए जाते हैं ताकि वैल्यूज़ और एथिक्स की समझदारी उनको आए। सो अभी मैं इतना ही बोलूँगी। Thank you so much, Professor Madhulika. You are a person of management and you are managing everything very effectively. And what I feel that there must be some revolutionary changes in teaching and learning. जो कुछ आपने बताया वो टीचिंग और लर्निंग अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, इनोवेशन करें, उसी में करने की आवश्यकता है। एंड वी आर पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ द क्लासरूम. दैट इज़ द टाइम व्हाट आवर ऑनरेबल सेक्रेटरी सेड ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन, कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, यही हम अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। और एक्सेसिबिलिटी जो हमारा इशू है कि इंडिया में सबसे बड़ा ये एजुकेशन का सेक्टर है, मोर देन 40 million students and more than 1,000 universities. And as Dr. Santosh said that we are touching the GER around 30% as per Government of India bulletin. So now we have प्रोफेसर संगीता गुप्ता। आपसे मैं उत्तराखंड के बारे में बता दूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे यहाँ पर है, उनकी गाइडेंस में उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया 2022 में, और एक साथ पूरे सेक्टर को कवर करने की कोशिश की, जिसमें हमारे महाविद्यालय, और वो भी रिमोटली जो लोकेटेड महाविद्यालय, जिसमें लोहाघाट भी एक है। तो ये बहुत ही जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने प्रिंसिपल्स को यहाँ पर बुला के बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि जो एक्सेसिबल, जिनको लोकेशनल एडवांटेज है, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ के हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो वहाँ तो सारी चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जो महाविद्यालय है उसके लिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा ने बहुत ऐसे काम किए जो महाविद्यालय के टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड थे, जो रिसर्च से रिलेटेड थे और जो इनोवेशन से रिलेटेड थे। यही 3 ऐसे इनिशिएटिव हैं जो उच्च शिक्षा को NEP के तहत स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो उच्च शिक्षा ने अपने चेंजेस लाए, जैसे NASSCOM में आपने बताया, हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने भी NASSCOM से MOU किया है, और
स्किल डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है वो उच्च शिक्षा के साथ बहुत ही अलाइन करके काम कर रही है। जो कौशल विकास मंत्रालय उत्तराखंड सरकार का है, वो जो भी कौशल विकास के इनिशिएटिव भारत सरकार के होते हैं उनको उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रोफेसर संगीता गुप्ता कि एज अ हेड ऑफ अ कॉलेज रिमोटली लोकेटेड आपको क्या परेशानियाँ हैं, वो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं क्या आपने उनको इम्प्लीमेंट किया, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उन चैलेंजेस के बारे में आप यहाँ पे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी हैं, सचिव साहब भी हैं, सारा उच्च शिक्षा यहाँ पर बैठा है, ताकि आगे भी जो प्रोग्रेसिव नीतियाँ बने उनमें उन चीज़ों को समाहित किया जा सके। धन्यवाद मैडम। मेरे इस पैनल के सभी मेंबर्स, मेरे राज्य के उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, व हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर सिन्हा जी, व अन्य सभी जन जो इस महाविद्यालय में हैं, जो इस कक्ष में बैठे हुए हैं, इस में डिफरेंट स्टेट से आए हुए सभी जन, व उत्तराखंड स्टेट से आए हुए डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड VCs एंड अदर्स मेंबर्स, अदर सभी व्यक्ति व स्टूडेंट्स व मेरे NCC के स्टूडेंट्स जो कि इस राज्य में प्लेस प्राप्त हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ मैं। आप यहाँ पर हैं। मैडम VC दून विश्वविद्यालय ने पूछा है कि जो भी नए कोर्सेज आए हैं जो कि कौशल विकास से संबंधित हैं, उनको लागू करने में मुख्य रूप से क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से उसको हम फेस कर रहे हैं। विशेष रूप से जो महाविद्यालय पहाड़ में हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, कोर्सेज अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं और आजकल के मार्केट में उनकी आवश्यकता है। बहुत ही सोच विचार के वो कोर्सेज रखे गए हैं, किंतु स्टूडेंट्स, पहाड़ी इलाकों के स्टूडेंट्स उनको लेने में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते, इच्छुक नहीं दिखाई देते वो। लेकिन फिर भी हम कोशिश करके छोटे छोटे बैच बनाकर उनको तैयार कर रहे हैं ताकि अन्य आने वाले बैचेस भी उसमें अपनी रुचि दिखा सकें। जैसे हमने एक छोटा बैच साइंस के बच्चों का बनाया, 30 स्टूडेंट्स का, हमने कॉमर्स के बच्चों का बनाया, और इस तरह से आर्ट्स में, चूँकि आर्ट्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका थोड़ा टेस्ट अलग होता है, उनका वो अलग तरीके से सोचते हैं कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स ले लें जिसमें कॉलेज में ही ना जाना पड़े, मतलब वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी लेने को इच्छुक नहीं होते हैं। तो हम चाहते हैं, देखिए ये सब्जेक्ट आप लेंगे तो आपको ये जॉब आगे मिलेगा। आप अगर हिंदी ले रहे हैं, आप हिस्ट्री ले रहे हैं, आप केवल मात्र पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, वो क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम उनको समझाते हैं आप ये सब्जेक्ट लेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर आपको अच्छा मार्केट मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से नेस्कॉम का हुआ, और एक जो सब्जेक्ट है IT सेक्टर का, वो सब भी हम उनको लेने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे टीचर्स भी साथ में लगे रहते हैं, और साथ में हमने कुछ ऐसे कोर्सेज कॉलेज में शुरू किए हैं जो इससे थोड़ा अलग हटकर हैं, जैसे कि हिमालयन इकोलॉजी को लेकर एक हमने कोर्स बनाया है। तो इससे बच्चों को थोड़ा अलग से भी एक नॉलेज हो जाएगी। और बाकी वो सबसे बड़ी समस्या हमारी उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों के कॉलेजेस में मुख्य रूप से है कि वो रोज़ कॉलेज में नहीं आ पाते, क्योंकि उसमें उनको आने में बहुत पैसे लग जाते हैं, और यहाँ के ज़्यादातर फैमिलीज़ बहुत पुअर हैं, उनके पेरेंट्स के पास भी उतना पैसा नहीं है कि वो डेली आने के लिए उनको दे पाएँ। एक और विशेषता है इस राज्य की कि यहाँ पे कई सीजन होते हैं, जैसे आजकल घसियारी सीज़न चल रहा है,
थोड़े दिन बाद कोई और सीज़न होगा, तो उसमें भी ज़्यादातर लड़कियां, क्योंकि 80% गर्ल्स पर्वतीय क्षेत्र के इलाकों में कॉलेजेस में एडमिट हैं और हमारे यहाँ भी हैं, और इस तरह से उनके पेरेंट्स ही नहीं आने देते उनको कि घास काटनी है, वहाँ जाना है, और सर्दियों में क्योंकि घास नहीं आती है तो वो उसको इकट्ठा करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जैसे आजकल ये चल रहा है तो बहुत कम स्टूडेंट्स टर्न अप होते हैं कॉलेज में, तो ये एक बड़ी समस्या वहाँ दिखाई देती है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि वो पैसा नहीं है, कैसे रोज आएंगे, व्हीकल नहीं है, आने के लिए बसें नहीं है रोज, उनके हेड, हम उनसे कहते हैं आप हेड पे आइए, रोड हेड पे आ जाइए, वहाँ से कोई ना कोई बस आपको मिलेगी। तो उन बसेस के लिए भी ये है कि एक टाइम है, अगर वो उस टाइम पे पहुँच गए तो बस मिलेगी, फिर जाने का भी एक टाइम है, अगर आप उस समय नहीं पहुँचे तो बस निकल जाएगी और फिर स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। और इसी तरह से वो पूरा कॉलेज भी नहीं कर पाती हैं। हाँ, लोहा घाट या आसपास के एरियाज जहाँ से वो स्कूटी चलाकर या इस तरह से आ सकते हैं वो तो रहते हैं, किंतु ज़्यादातर ऊपर जाने वाला बच्चा जो है उसकी बस निकल जाएगी तो उसको चिंता होती है, मैं कैसे जाऊंगा, घर कैसे पहुंचूंगी मैं। ये एक बड़ी समस्या है। वहाँ पे 1 बजे के बाद गर्ल्स या बॉयज़ जो भी बाहर से आते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो क्लासेस हमारी 4 साढ़े 4 तक हैं। लास्ट में तो हम उनका रेमेडियल क्लासेस रखते हैं टाइम टेबल में, किंतु वो 1 बजे जाने की कोशिश करते हैं। हमको ये मान लीजिए कोई हमें फंक्शन करना है, कोई हमें सेशन करना है, काउंसलिंग सेशन करना है, अगर हम शाम के समय उस सेशन को रखते हैं तो स्टूडेंट्स नहीं मिलते। आपके यहाँ से टीचर्स गए थे ट्रेनिंग में? इंडियन हमारे यहाँ से Science? टीचर ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए तो मैं अपनी उच्च शिक्षा विभाग को बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगी कि उन्होंने हमारे यहाँ के लोहाघाट कॉलेज के विशेष रूप से 4 टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा। एक को IISc साइंस टीचर को, एक को JNU डॉक्टर हमारे यहाँ के पॉलिटिकल साइंस के सर हैं लखेड़ा जी, उनको भेजा, कई लोगों को भेजा है। हमें संस्कृत में JNU में भेजा है, संस्कृत में एक टीचर हैं। For this we can give a huge round of applause for our higher education. इसके साथ साथ मैडम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग के लिए या भारत भ्रमण शिक्षण में ऐसे भेजा है ताकि एक्सचेंज सिस्टम के अंतर्गत, स्टूडेंट एक्सचेंज सिस्टम के अंतर्गत भी गए हैं और कई बच्चों के नाम पाइपलाइन में हैं कि वो जाएंगे अब आगे। तो इस तरह से ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ एक स्कीम और हमारे उच्च शिक्षा विभाग ने शुरू किया है, देवभूमि उद्यमिता योजना। उसमें भी हमने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और एक स्टूडेंट को 75,000 मिला भी है और उसने जो रोज़ फ्लावर का जो रेजिडुअल होता है उसका अर्क बनाकर, उसका रोज़ वाटर बनाने के बाद जो बचता है उसको लेकर उसको कॉस्मेटिक्स के रूप में कोई उसने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसको मार्केट में भी बेचा जा रहा है। तो वहाँ पे भी हमें सफलता अर्जित हुई है और भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम उस योजना में शामिल हो जाएं। हमने कई बार बूट कैंप भी कराए, उससे भी पता चलता है कि स्टूडेंट तैयार। थैंक यू सो मच प्रोफेसर संगीता गुप्ता। हमारा सेशन 20 मिनट्स लेट चल रहा था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टाइम से हम इसे ख़त्म कर पाएँ। और आपका जो कॉलेज है, recent नीति आयोग paper notes that higher education in the hill states often fails to reflect their economic and environmental realities. Our curriculum must therefore speak to our surroundings. Courses on Himalayan ecology, water governance, disaster management, sustainable tourism, and traditional medicine can turn Uttarakhand into a laboratory for mountain knowledge system. तो जो हमारी प्रॉब्लम है उनको हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो और प्लेन में लोकेटेड कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप नेचर के बिल्कुल कोर में बैठे हुए हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप लोग 50% तो हमारे बच्चे वैसे ही पढ़े होते हैं कि लेपर्ड अगर उनके सामने आ जाए तो वो देहरादून का बच्चा पढ़ के भी नहीं समझ पाएगा, जो कि वो समझ जाते हैं कि उनको कैसा बिहेवियर करना है। तो वो नॉलेज उनको ऑलरेडी है, तो कैन वी टर्न इनटू अ नॉलेज यूजफुल फॉर उत्तराखंड एंड फॉर क्लाइमेट चेंज एंड फॉर environmental realities. So you are doing a great job, madam. या देवदार के पूरे जंगल हैं,
तो आप ऑलरेडी आपकी लेबोरेटरी आपके पास है, आपको अलग से कुछ आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं करना है। वाटर से लेकर और सारी जितनी भी हमारा डिज़ास्टर है सबके लिए आपके पास लेबोरेटरी मौजूद है। हमारे बीच में प्रोफेसर प्रफुल्ल अग्निहोत्री जी हैं, डायरेक्टर इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सिरमौर हिमाचल प्रदेश। सर, आपसे मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन की जानकारी लेना चाहूँगी। जैसा मैंने कहा, हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने टीचिंग एंड लर्निंग को एक मेटामॉर्फोसिस तरीके से बदलने की, कि क्या ऐसा हो कि बच्चा अर्न वैल्यू लर्न भी कर ले और केवल पेपर में ना करे, और क्या ऐसा हो कि वो अपनी सराउंडिंग के लिए स्पेशली रीजन स्पेसिफिक रिसर्च ऐसी हो कि हिमालय पे क्या रिसर्च होनी है, ज़रूरी नहीं है कि कोस्टल एरियाज़ की यूनिवर्सिटी भी वही रिसर्च करें, वो कोस्टल एरियाज़ के ऊपर रिसर्च कर सकती हैं। Reports from the Ministry of Education and the British Council note that while India's research output has risen steadily in global ranking, the impact and innovation conversion remain limited. तो जो गैप है बिटवीन नॉलेज क्रिएशन एंड एप्लीकेशन इज प्रिसाइसली वेयर वी मस्ट फोकस थ्रू आवर टीचिंग एंड लर्निंग। तो कैसे बच्चों को एक ऐसी लर्निंग दी जाए अपनी क्लासरूम के माध्यम से और इंटर्नशिप के माध्यम से कि ये उस नॉलेज को रियलिटी में टर्न करें, उनके लाइवलीहुड में टर्न करें, और वो बच्चे जो आईएमए से पढ़ते हैं, क्या आप लोग उनको एकदम एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाते हैं, रोजगार के लिए बिल्कुल तैयार बनाते हैं? तो आपके क्लासरूम का क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? और अगर कहीं पे हर्डल आ रहा है, जैसे आप लोगों ने बताया, तो वो कौन से हर्डल हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है फ्लेक्सिबिलिटी से और रिसर्च इकोसिस्टम से और इनोवेशन से? प्रोफेसर प्रफुल्ल। थैंक यू फॉर अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं खुद इसमें विश्वास रखता हूँ कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए का कॉन्सेप्ट अभी पुरातन हो रहा है। ज्ञान का मैं क्या कर सकता हूँ और किस तरह से मैं समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए और मैं खुद के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वी हैव टू मेक आवर स्टूडेंट्स रेडी। एटलीस्ट I'll speak for myself. We teach MBA courses, management courses. So how do we make them ready for managing the industry as well as the society? Few initiatives we have taken. First of all, अगर आप देखोगे तो आज के बच्चे, let me go from macro to micro. मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस, सस्टेनेंस, परस्यूरेंस, शायद इन शब्दों का मतलब भी नहीं समझते। वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। सो वी डिसाइडेड दैट आवर कोर्स करिकुलम शुड बी होलिस्टिक। हमें सिर्फ उनको पढ़ाई नहीं, एक MBA डिग्री नहीं देना है, हमें एक होलिस्टिक वेलबींग भी सिखाना है। ये मुझे तब पता चला जब मेरे 3 स्टूडेंट्स, मैं पहले IIM कलकत्ता में था, 3 स्टूडेंट्स इन द रेंज ऑफ 25 to 30 they died all of a sudden and 2 of them by cardiac arrest. Okay? एक ने तो मुझे शादी का न्योता दिया था और अगले हफ्ते मुझे न्यूज़ आई कि वो नहीं रहा, एंड आई वाज शॉक्ड। वो कुछ उम्र नहीं है। स्ट्रेस आजकल बहुत है, इस जनरेशन में स्ट्रेस बहुत है। हम जनरेशन काफ़ी भाग्यशाली है, हमें इतना स्ट्रेस कभी नहीं लेना पड़ा। काफ़ी टाइप का स्ट्रेस उनके ऊपर है, खुद तो सेल्फ ओन स्ट्रेस भी है। सो वी ऑल्सो बिलीव इन होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक वेलबींग, और उनके लिए हमने योगा के क्लासेस भी किए हैं। उनको मेडिटेशन पढ़ाते हैं हम, मेडिटेशन करना कैसे अनिवार्य है। हम लोग स्पोर्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि एक दूसरे के साथ भूल जाए। मैंने देखा ये जो जनरेशन है, आप जो भी कहो, जेन जी से XYZ के, वो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं। हमारे जनरेशन में हम जाते थे, दोस्तों को पुकारते थे, अरे भाई अजीत आ जाओ नीचे, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। ये आजकल कम होता है, ये मोबाइल पे गेम खेलते हैं, और इससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस, एक फाइटिंग एबिलिटी कम हो जाती है बच्चों में। हम झगड़ते थे, मारपीट करते थे एक दूसरे के साथ, और बाद में घर जाते थे और दूसरे दिन वापस खेलने आते थे। इससे कितना सोशल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है,
ये आज मैं समझ सकता हूँ, उस टाइम तो पता नहीं चला। इसके लिए हमें बच्चों में ये इनकलकेट करना चाहते हैं कि भाई जिंदगी में सिर्फ सक्सेस इज नॉट एवरीथिंग, समटाइम्स यू फेल, एक्सेप्ट योर फेल्योर इन नेचुरल स्ट्राइट, लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। देयर इज नथिंग टू गेट डिप्रेस्ड फॉर छोटी छोटी चीजों के लिए। दूसरी चीज है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मोर स्पेसिफिकली, वी हैव टू मेक दिस जनरेशन फ्यूचर रेडी। तो मैं मेरे फैकल्टी कलीग्स को भी कहता हूँ, और शायद मंत्री जी ने या सचिव जी ने भी ये बात कही थी, उस टाइम मुझे याद आ गई, इसके लिए अभी बात जिक्र कर रहा हूँ। हमें अपना इवैल्यूएशन पैटर्न भी चेंज करना है। अब काफ़ी बार देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, डेफिनेशंस, डिफाइन दिस। सारे शिक्षकगण हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी है, मुझे एक बात बताइए, आपने डेफिनेशंस इतनी सारी सीखी है, आज कितने उसमें से डेफिनेशन आपको काम आती है किसी भी क्षेत्र में? इवन इंजीनियरिंग के डायरेक्टर्स है यहाँ पे, डेफिनेशंस पर से डोंट मेक एनी सेंस। हाउ डू आई यूज दैट डेफिनेशन, हाउ डू आई मेक यूज ऑफ दैट नॉलेज? और वैसे देखा तो मुझे सचमुच खुशी कि और 2 साल के बाद मैं, बिकॉज जो मेरे यंगर कलीग्स हैं यहाँ पे, आई रियली सिंपथाइज विथ यू। आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली है। हमारे ज़माने में बच्चों की मुश्किलें बच्चों के लिए मुश्किलें करते हैं, अभी बच्चे आपके लिए मुश्किलें करने वाली है। बिकॉज आप जो भी उनको पढ़ाने चाहते हो उसका सबका ज्ञान यहाँ पे है। अभी मैं गूगल कर रहा था, गूगल हैज बिकम अ वर्ब, जस्ट गूगल इट एंड योर आंसर टू एवरीथिंग। रिसेंटली एक मेरा कलीग बाईपास सर्जरी उसकी हो गई, तो मैं उसको मिलने जा रहा था, तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में देख रहा था, मुझे बाईपास का पूरा ज्ञान हुआ। एम आई राइट डॉक्टर साहब? गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। 2 साल पहले मेरे हाथ को फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन हो रहा था, मेरे बेटे ने मुझे सब दिखाया, देखो पापा ये तुम्हारा ऑपरेशन है, ऐसे प्रोसीजर है, सब कुछ अवेलेबल है। तो इन व्हाट वे आर वी गोइंग टू ऐड वैल्यू टू आवर स्टूडेंट्स? और जैसा सही कहा मंत्री जी ने और सचिव जी ने, आई एम रियली कंसर्न वेदर देयर विल बी अ रोल ऑफ अ टीचर, विल दैट रोल एग्जिस्ट इन फ्यूचर अनलेस वी अडैप्ट, अनलेस वी मॉडिफाई आवरसेल्व्स। हमें उनको ज्ञान नहीं देना है, उनके विचारों को चालना देनी है। ज्ञान तो है, उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त करना ये सिखाना है। वी हैव टू मेक देम लर्न एंड वी हैव टू टीच देम हाउ टू लर्न एंड अनलर्न। तो सही कहा था, 5 साल में एवरीथिंग गेट्स एब्सोल्युटली ऑब्सोलेट। मेरे एक कलीग है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, उनको अंग्रेजी लिखना नहीं आता था, बहुत मुश्किल होती थी। हमने बहुत कोशिश की उनको ट्रेन करने की, और यकायक एक दिन वो बहुत बढ़िया ड्राफ्ट्स नोट्स लेने भेजने भेजे मुझे। तो मैंने उनको पूछा, भाई क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन लास्ट वीक तक तो ठीक था, अभी तो क्या हुआ आप में, बेहतर लिखने लगे हो आप? तो मुझे कहा, सर हमारे एक फैकल्टी है, AI वगैरह पढ़ाते हैं, उन्हें मुझे ChatGPT पढ़ाना सिखा दिया, और वो मेरे से बेहतर ड्राफ्टिंग करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई कभी कोई मुझे एक लेटर लिख के दो, ChatGPT आ गया है, तो क्या हमें उसी टाइम अंग्रेजी कम्युनिकेशन सिखाना है या किसी भी कम्युनिकेशन सिखाना है, और डू वी नीड टू मेक अ चेंज? और जैसे सही कहा, सवाल पूछना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को यही कहता हूँ, एटलीस्ट एज अ प्रोफेसर आई यूज्ड टू से दैट, आई कांट से दैट नाउ, कि माई सैलरी इज नॉट इनफ टू आंसर योर क्वेश्चन, माई सैलरी इज इनफ जस्ट टू आस्क यू क्वेश्चंस, सो आई विल क्वेश्चन योर क्वेश्चंस बाय वे ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आंसर्स तो आपको ढूंढने हैं। तो हमें यह सीखना है कि हम कैसे सिखाए, क्या सिखाए, नहीं कैसे सिखाए। जो सिखाना है सब कुछ है, वो आपको आके अगला सेंटेंस बता देंगे। अगर आप गलती करते हो, कुछ ड्रॉ करते हो, वो आपको पीछे से करेक्ट करेंगे। ये मेरे साथ हुआ पिछले महीने। आई वॉज टीचिंग अ कोर्स एंड बीइंग अ डायरेक्टर समटाइम्स यू कांट प्रिपेयर, यू हैव टू जस्ट आई गॉट अ क्लास एंड आई डू गो टू द क्लास। ओके, एंड वाइल डिस्कशन कुछ कॉन्सेप्ट आया, तो मैंने उनको एक जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, जोहारी विंडो, जो बिहेवियरल साइंस में जानते होंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन एस्केप माय नॉलेज, व्हाट इज दैट विंडो, व्हाट आर द पैरामीटर्स, आई नो यू नो, बट वो भूल गया मैं कैसे ड्रॉ प्रेजेंट करूं। इट हैज जस्ट कम ऑल ऑफ अ सडन, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स टोल्ड मी, सर यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। उसने देखा था इसके ऊपर, ही डजंट नीड मी। और मुझे पता चला कि भाई मुझे भी बदलाव लाना पड़ेगा अपने आप में, और इसके लिए मैं कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है 2 साल में मैं रिटायर हो रहा हूँ। आगे पढ़ाना नहीं पढ़ाना मेरे ऊपर है, लेकिन आपको संभालना पड़ेगा। दूसरी बात है, क्या हम ओपन बुक एग्जाम्स दे सकते हैं बच्चों को?
Let me tell you, even now I'm struggling to implement this concept in my institute. because लोगों को आदत नहीं है. और अगर आप ओपन बुक एग्जाम देते हो तो आपको पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है. समटाइम्स सेटिंग अप अ पेपर टेक्स लॉन्गर देन आंसरिंग दैट पेपर. बिकॉज आपको ऐसा ही सवाल पूछता है जो ढूंढ के भी नहीं मिले. मेरे सब्जेक्ट्स तो आसान है, हम केस स्टडीज देते हैं. लेकिन मुझे अभी परसों मेरे 15 साल पहले के विद्यार्थी मिलने आए थे. अभी वो दोनों प्रोफेसर है फ्रांस में, वो यहाँ पे आए थे तो मुझे मिलने आए थे. हम चाय पीते बता रहे थे, सर अभी वो गलत फहमी मत रहिए आप. चैट जीपीटी कैन आंसर दैट ऑल्सो. सो नाउ आई एम वंडरिंग व्हाट टू आस्क देम. ये भी हमें सीखना है. हमें अपने स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी करने हैं. सही कहा था किसी ने कि बाय रिमेनिंग इन द प्रीवियस सेंचुरी वी कांट ट्रेन फ्यूचर लीडर्स फॉर द फ्यूचर सेंचुरी, नेक्स्ट सेंचुरी. तो ये हमें देखना है. ये दैट्स गोइंग टू बी रियली ग्रेट चैलेंज. So what I have covered: evaluation, practical approach, challenges of ChatGPT and AI, and most importantly, emphasis on learning and unlearning. We have to learn how to unlearn also. और ये कितना डिफिकल्ट है अपने आप को पूछ लो. आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अनलर्न सो मेनी ओल्ड थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स. जस्ट आपका सिखाने का तरीका चेंज करने की कोशिश कीजिए. आप देखो कितना डिफिकल्ट होता है. हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट. हर एक क्लास के पहले अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों को, we need to be a facilitator and not a teacher. We need to be a co-learner with the students and not just a teacher. We should not be ashamed of saying I don't know, but can you tell me how, or let us find out how. Time has come where we have to go and meet our students with an open mind. Okay? And admit, yes, I don't know this. It's something new. I am learning ChatGPT and other things from my students. तो मुझे मजा नहीं आता. Because I believe that जो मैं लेटर लिख रहा हूँ, जो मैं खत लिख रहा हूँ, जो मैं नोट लिख रहा हूँ, that should be an expression of myself. Why should I give that right to someone else to decide what I am going to write? It's my choice of words, and I should reflect myself in that note that I have written on the paper. But अगर किसी और को कोई डिफिकल्टी है, मैं बच्चों को बोलता हूँ जब मेरे पास आते हैं, give me a note, give me an application, tell me why I should consider your request. And मेरी सेक्रेटरी बताते सब ये सब चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं. जैसे बाहर आते मोबाइल पे डालते हैं और लिख के हाथ से लिख के आपको दे देते हैं. और काफ़ी बार सेम नोट्स आई गेट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स. तो मैं तीनों को लिखता हूँ. मैं एक साथ आप सबको लिख रहा हूँ क्योंकि तीनों से मुझे आपके पास से एक ही डेट नोट्स मिली और तीनों का कंटेंट सेम था. इसके लिए आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन राइटिंग 3 सेपरेट लेटर्स. चैट जीपीटी हैज कम टू द फोर. And lastly, after listening to the first three speakers, I realized how lucky I was, or I am, to be stationed in a much better place, and the challenges that you are looking at it. And that tells me that NEP should not just stop and aim at the growth of the country, but we should look at the development of our country also. The benefits of all this, what we are discussing, and therefore I appreciate this session, should go to the lowest level of the society. Until that time, हम उन्नत भारत, अभियान भारत 2047 की हमारी विजन सही से अचीव नहीं कर पाएंगे. वी मस्ट हैव एन इंक्लूसिव ग्रोथ. ये आप सबको सुन के मुझे पता चला कितने चैलेंजेस आपके सामने हैं. अगर हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं सर, हमें बहुत खुशी होगी. लेट अस लर्न टू शेयर, लेट अस लर्न टू ऑगमेंट आवर रिसोर्सेज टुगेदर. नो इंस्टीट्यूट इज फुल्ली कंप्लीट विदाउट ईच अदर. And that's what I would like to say. I started with the macro, then came to micro. Thank you, madam. Thank you so much, Professor Praful. Thank you so much. It's very practical learning from Professor Praful's side. And जो आपने बताया, mentally बच्चे बहुत weak हो गए हैं. और क्योंकि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं आप लोगों से एक बहुत ही कम शब्दों में एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. हम लोगों ने हमारे जो उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग है उसकी ओर से एंटी ड्रग स्क्वाड्स बने हैं और हम बहुत ही सीरियसली उस पर काम करते हैं अपने दून यूनिवर्सिटी के कैंपस में. लेकिन सडनली 15 सितंबर को एक घटना घटती है कि हमारे प्रोफेसर का एक 16 ईयर का बच्चा वीडियो गेम खेलते खेलते हैंग हो गया. और वो एक ऐसी घटना थी जिसने हम सबको हिला दिया क्योंकि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट. वो टॉप कर रहा था अपने पूरी क्लास में और 10th के बोर्ड का उसने सिलेबस ख़त्म कर दिया था अगस्त में.
तो फिर पता लगा कि ऐसे परवर्ट टाइप के लोग दुनिया में हैं जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, मे बी विद इन कंट्री कर रहे हैं और आउटसाइड ऑफ द कंट्री कर रहे हैं, जो लाइफ सुसाइड दिखाने के लिए पैसा ले रहे हैं। और वो लाइफ सुसाइड उस बच्चे को पता भी नहीं था कि वो हैंग होने वाला है, उसको लग रहा था कि उसको कोई टारगेट दिया जा रहा है। और उसके पेरेंट्स बहुत ही फ्रेंडली थे, बहुत बात कर रहे थे, और वो बच्चा डिप्रेस नहीं था, वो बच्चे को फील गुड करवा रहे थे कि बच्चा कुछ अचीव कर रहा है। उस दिन हम लोग काफ़ी दिन तक 10-15 दिन तक इस पे बात करते रहे कि हम स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, टीचिंग लर्निंग, हाउ टू चेंज इट, कैसे क्या करें अपने बच्चों के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए कौन से संस्थानों को कांटेक्ट करें। और सडनली हम बिल्कुल धरातल पे आ गए ये सोच के कि बच्चे वो कर रहे हैं जहाँ तक हमारी इमेजिनेशन भी नहीं जा रही है। और बहुत ही कॉम्पैक्ट हाउस होल्ड था, मैं वहाँ गई, बहुत ही कमरे नज़दीक नज़दीक थे, और माँ लेक्चरर हैं, वो उसी कमरे में थी और उसी वॉशरूम में बच्चा हैंग हो गया और उन्हें पता नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने उसको उसी तरीके से ट्रेंड किया था। पैरों में उसको स्पोर्ट्स सॉक्स पहना दिए, हाथों में ग्लव्स पहना दिए, मुंह पे उसके कपड़ा डलवा दिया, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे बंधवा दिया, ताकि बच्चा, क्योंकि बच्चा अनअवेयर था अपनी डेथ के बारे में। सो व्हाट आई वांट टू शेयर, फिर हमने डिसाइड किया कि इसको हम हर जगह शेयर करेंगे कि आप स्पेशली अपने 12 to 17 ईयर के बच्चों का बहुत ख्याल करें। उनका टारगेट वीडियो से जो पैसे करोड़ों रुपए डॉलर कमा रहे, उनका टारगेट ऐसी ही एज ग्रुप के बच्चों का है। और वो बहुत आपसे बातें कर रहे हैं, उसको भी आप गलतफहमी में मत रहिए कि डिप्रेस नहीं है, बहुत खुश है। वो बच्चा बहुत खुश था उसके 1 घंटे पहले। सो ये भी हमको देखना है कि जो मेंटल वेलनेस है, एंटी ड्रग का तो कम से कम कहीं रिहेबिलिटेशन में डाल दो, उस बच्चे ने तो मौका ही नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें भी संस्थानों की जिम्मेदारी बन जा रही है कि हम उस ओर भी ध्यान दें कि कुछ परवर्ट टाइप के लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में भी पैसा कमा सकते हैं आपकी मौत से और उसको लाइव देख के। तो वहाँ संस्थानों की क्या भूमिका रहेगी? अगर हमारे ब्राइट माइंडसेट यूथ इसमें चला जाएगा तो फिर हमारा इतना चिंतन करके क्या फ़ायदा होगा? तो उनको मेंटली स्ट्रांग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। आपने बहुत अच्छी बात बोली। उस दिन हमें लगा सक्सेस के मायने बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ नॉट द पैकेज, इट इज़ नॉट द थिंग यू अचीव, इट इज़ द थिंग कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ, आपको ये डिजिटल लाइफ जीने दें। डॉक्टर साहब मोहित जी, आपसे मेरा, बिकॉज DBS यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग वेरी वेल in the private sector. It is a private university recently established. Earlier it was a college. मेरा आपसे ये जानना रहेगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए, AI हार्डेस्ट हिट एरिया जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हायर एजुकेशन और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर होने वाला है। हम लोगों का रेलिवेंस रहेगा नहीं रहेगा, हम इतनी कदम ताल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे? अगर सब कुछ AI ही करने लगेगा तो बच्चे हमारे पास क्यों आएंगे, हमसे क्या नया सीखेंगे? क्योंकि कोविड-19 ने ये प्रूव किया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ रियलिटी, वी मस्ट हैव इट। कभी मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या हम अपने प्राइवेट संस्थानों की मदद से और पूरे गवर्नमेंट सेक्टर की मदद से उत्तराखंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम जैसी कोई चीज़ बना सकते हैं कि नहीं, जिसमें एक बच्चा जो दून यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो लैंग्वेज पढ़ रहा है या साइंस पढ़ रहा है, वो अपने क्रेडिट अर्न कर रहा है एज अ स्टूडेंट ऑफ दून यूनिवर्सिटी, और वो वाइल स्टडिंग लैंग्वेज ही कैन अर्न क्रेडिट फ्रॉम SSJ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा इन एग्रीकल्चर और इन सम अदर डिसिप्लिन। तो ये फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, ये डिजिटली पॉसिबल होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, क्योंकि आप AI पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पे आप लोगों ने नए नए विषय खोले हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज खोले हैं। क्या हम अपने इस चिंतन शिविर के माध्यम से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि क्लस्टर, कोलैबोरेटिव और सिंक्रोनाइज्ड, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक्सपेक्ट किया था कि हम सब कुछ सबको नहीं दे सकते, क्या हम सब लोग मिलके, और जैसे प्रोफेसर प्रफुल्ल ने कहा था कि वो जानना चाहते हैं कि वो हमारी रिमोटली लोकेटेड इंस्टीट्यूशन की कैसे मदद कर सकते हैं। तो DBS क्या कर रहा है
और NEP हमको जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है उसमें आप कितना अपने को ऑटोनोमस मानते हैं कि आप वो सब काम कर सकते हैं अपने विजन के अनुसार, और आप नया क्या कर रहे हैं? Thank you so much for this opportunity. Let me, and as this pattern of this discussion is going, it seems we are all taking 15 minutes. So, and I don't know whether I'll get the opportunity to, get back and what I wanted to speak about this. I would rather like to take this discussion in two modes, that education in India is facing two challenges. One is primarily that a student from villages or remote area, how is that student going to be educated and brought to the mainstream earning capability? And the other challenge which the country is facing, that India in the past 30 years has not been able to produce any major technology of the world. And whatever was the success which we harnessed as we call the brains of the world and technology wits of the world, was doing the low-end, back-end work of the technology. The so-called the TCSs and the Infosys did not bring out any technology of this world, and they are supposed to be leaders in the technology segment only by virtue of supplying low-cost manpower to the world and back-end jobs. And that being broken, this being broken by the AI, now all that what we have been training, our students for are not going to be used in next 3 to 4 years. And what we thought might be coming in 10 years, it seems is going to be coming in next 2 years. Just to tell you, for our teachers, DBS Global University, we used to take all intake interviews, not only relying on CAT or MAT admissions, or we made sure that we want English speaking student, and we were taking interviews and we wanted to judge कि इसको ड्रग्स तो नहीं करता है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसका रिलेशनशिप्स इश्यूज क्या हैं, साइकोलॉजिकली ठीक है कि नहीं है, whether he will fit into our system or not before getting a student in. This year, all 100% of our interviews were done by AI avatar. Not a single interview was done by a faculty, and the entire faculty was made free. The AI avatar not only takes his CV, his marks, but also takes care of the questions which he answers. उसने एक क्वेश्चन का आंसर किया, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, उसके बिहेवियरल इश्यूज पे क्वेश्चन पूछता है, और जो आपकी इवैल्यूएशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, उसकी इंग्लिश की इवैल्यूएशन है, उसकी ड्रेसिंग सेंस की इवैल्यूएशन है, इट इज़ ऑल स्टैंडर्डाइज्ड. Let me tell you, it's for the teachers and the principals here, that this year we have implemented all our answer sheets being corrected by AI. Every answer, and VIT has been doing this for last 3 years. We have tested the technology, we have implemented partially, and every answer sheet is going to be evaluated by AI. They have plugged in 5 major AI sources. And it is taking care of every handwriting. It can read much better than I can read or any teacher can read, and it standardizes, and you can also iterate that whether this answer needs to have grammatical mistake corrections, marks कटने हैं या नहीं कटने, grammatical के spellings के marks कटने हैं नहीं कटने हैं, कितनी tight answer करना है, कितना light answer करना है, किस तरह से iteration करना है, and it is 100%, and you are able to publish the result within a day. And you give the copies to the students and you say, okay, and what is going to be brought back, कि आपको कुछ दिक्कत है, then we reduced the correction of copies to less than 5%. You put in a fees for correction, and if it is, you see that the AI has not been able to do it correctly, and we are yet to test that, but we have seen these scores which the VIT has been producing. It is remarkable. कॉपी जांचना हम लोगों के सिस्टम में एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब बहुत रिमोट एरिया से एक सेंट्रलाइज सिस्टम में कॉपियाँ आनी हैं, चेक होनी है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन होना है, और जबकि हम CGPA देते हैं या GPA देते हैं, और उसकी एक बेल कर्व बनाना होता है, और उसको एक स्टैंडर्डाइज करना होता है, और रिलेटिव ग्रेडिंग करनी होती है, तो उस रिलेटिव ग्रेडिंग में यदि 10 तरह के टीचर्स ने या 50 टीचर्स ने अलग अलग कॉपी जांची है, तो उसकी रिलेटिव ग्रेडिंग आप किस हिसाब से दोगे, विच इज़ ऑल शैम, विच आई से दैट व्हेन वी गिव रिलेटिव ग्रेडिंग इन दी इकोसिस्टम. सो उस रिलेटिव ग्रेडिंग को जब आप कर रहे हो, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड आंसर जो कि ना तो हम स्टेट इंस्टीट्यूशंस में एक स्टैंडर्ड आंसर शीट्स भेज रहे हैं, ना एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, और एक
जिस तरह की प्रथा हम लोगों की, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा है. And I wanted to actually started with that there are two problems. One is a state which is not so good in resources. The other is the national problem, and this education policy is trying to solve both. Of course, there are verticals in that education policy. We are talking about BVOC and standardization of BVOC and integration of BVOC into the integration of mainstream academia. That's a wonderful thing which NEP has done. I take privilege in saying that as Doon Business School in 2008, we started value-added courses along with the Shri Dev Suman or BTech or the our Uttarakhand Technical University courses, and that time giving additional courses was a big taboo. Everybody said that if you're taking even 1,000 rupee more for an additional course, you're taking capitation and you can be put behind bars. You're taking 1,000 rupee extra over the additional fees, which is fixed by the fee fixation committee. It is illegal, but that was the need of the hour. And it has taken AICT 15-20 years to understand that these value-added courses, which we call the skill courses, needs to be embedded in every curriculum, and that's the need of the hour, that the skill has to be brought into the mainstream education. Academia needs to understand that class which is coming from villages, from the remote areas, which is coming from tribal areas. You need to identify the skills which can be translated into occupation. So as a university, we are trying to capture the top end skill sets which you say that which the India is facing. But I would also like to say, let me give you some data points. 45,000 affiliated colleges of state public universities, and 75% of Indian students go to affiliated colleges of state public universities. There is one more data point that in urban, 40% colleges teach 60% students in a state, and 60% colleges in villages teach 40% students. But you need to understand, the NEP says that all these private colleges under the state, there is nowhere in the world there is any affiliation system existing. It is unique only in India. And this affiliation system has to go. Every college over a period, though the time frame initially by Yashpal committee was set as 5 years, which is now extended to 15 years because the translation is going to take time. But when that means every independent college existing in every village has to become an autonomous degree giving college. That's the agenda set by the NEP. And how is the state going to make it and bring it up to that level? And especially when we keep talking about challenges being faced by the universities or the states in giving merely the professors in the state universities which are catering 100, 200, 300, 500 colleges. And I wonder whether our state universities have even a professor level person in each department. Half of the departments are running from the state university campus. And when the papers are being set for all these 100 colleges, you don't know whether the professor who's setting the paper is taking it from somewhere outside or whether he's setting it from his own professor level who has gone through this curve of technology and others. It is something which I would request the government to at least start investing in the professors in the state university campuses, so that the quality of question papers and the standards of question papers, because if the question papers are pulled up, you would see the education will pull up by itself. But unfortunately, the levels of the question papers are now being set in a way that 90% of the students should pass. And when the 90% because we don't want those students to come to our university and start raising questions and reaching the minister and saying कि हम सब fail हो गए and question paper गलत था, or the level of teaching could not be brought to that level. So we all have kind of adjusted ourselves to the level कि सब लोग पास हों, सब कुछ चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं हो. But imagine all those students, because we just want to turn them from non-earners to
an earning of 15,000 rupees, give them some skill, so we need to, what we did in our liberal studies courses, and also one data point which I wanted to, which I heard from Jagdish sir, the UGC chairman, that 82% of Indian students are enrolled in BA and BSc programs. Just imagine, non-professional, only 18% are in professional courses, which will lead to a outcome which is job-oriented. I do not know what jobs the BAs, psychology, history, sociology is going to create in this country, and where is the job going to come from for them? What needs to be done is all these micro credentials or all these certification programs, or I would say the skill programs, need to be embedded with BA and PSC. We have done that in our liberal courses, and we have made sure that the student, even if it's learning BA English, I am teaching him advanced Excel. I am giving him the introduction to AI, and we have embedded AI into every course. Every course of English would have AI embedded. Every course of psychology will have AI embedded. And we are not saying we are telling him to, create agents right in the beginning. We are telling him, okay, use the tools and say, what can you do with the tools? Sir talked about learning and unlearning. We went through this path of taking exams on mobiles. All the assignments in the class started doing on mobiles, and all the exams being done on technology based on computers. We have gone through the curve, we have unlearned, and we have come back to writing exams, because it is very, very difficult to keep pace of how students learn and how the faculty learn and how to set the question papers and how to get the answers. We set into agenda that AI be used by the classes, by the students in all answers. But then we started taking Viva Voice thereafter. That, okay, whatever is the evaluation you've done, you have to explain that what do you make out of this evaluation. But that takes a long time. For taking Viva Voice for every student, teachers don't really want to do that, because at one stage we are saying, okay, all copies be checked by AI. On the other stage, we've added work that Viva Voice be taken by others. So this process would go on. Evolution would continue to happen. But AI is there, which is inevitable. We'll need to embed that into curriculum. We will need to teach students through mobiles. We will need to have the technology in place. Our master of ceremony is from our faculty. She is a very advanced faculty for AI, and she has been training. In fact, we were lucky to have trained at least more than 100 private school principals on use of AI into everyday teaching by teachers. And then the principals have given workshops to get this AI workshops for their faculty, that how do you use AI for teaching. And then when you start using AI and deliver that into your classes, then the students feel that my teacher, their respect for teachers suddenly improve. And it's very simple technology. It's plug and play. You just need a few hours of training, and at least you can talk the same language with the students are talking. And if we start talking the same language with the students are talking, it leads to a much better respect for faculty. I do not know. We can always contribute towards training the faculty of the state colleges and universities for this. Thank you so much. Thank you so much, Shri Mohit Agrawal ji. This is the need of an hour for the hand holding of other institution. और AI को जानने के बाद ही AI पे हम लोगों को कमेंट करना है. इट इज़ इनएविटेबल. उससे बचना नहीं है कि वो हमें रिप्लेस कर देगा. वो बिल्कुल रिप्लेस करेगा अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे. तो आपने बहुत सारी टीचिंग लर्निंग में जो नवाचार किया उसके बारे में हम सबको बताया. हम लोग टाइम से ही हैं. जैसा मैंने कहा 20 मिनट लेट शुरू हुए थे, लेकिन 1:15 तक का टाइम था और 5 मिनट अभी ज़्यादा हुए हैं. बस हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं. मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ. एंड इन क्लोजिंग, टू कंक्लूड, लेट अस रिटर्न टू द स्पिरिट ऑफ दिस डायलॉग, शिक्षा संवाद. इट कॉल्स नॉट जस्ट फॉर क्वेश्चंस. ओके जी सर. जी सर, पूछिए सर. Thank you very much. First and foremost, we are really grateful to the chief architect of this program, our secretary, Sinha sir,
कि हम लोग को यहाँ बुलाया. I have a quick two small questions and queries, in fact, not really a question. One is such a senior bureaucrat from Chhattisgarh. Sir, you said one state, one ordinance, correct? To the best of my knowledge, you must be having different type of universities, agriculture university, because I regularly visit your state for NAC visits. You have agriculture university, you have medical university, you have a conventional university, you have private university, you have engineering universities. How you manage when the other universities are ruled by the statutory regulating agencies, AICT, NB, other kind of agencies? How you frame that only the one state and one ordinance? सर थैंक यू. बेसिकली ऐसा समझिए कि 1957 में हमारे यहाँ एक वर्ल्ड का एकमात्र एक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वर्ल्ड में और कहीं कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो म्यूज़िक के संबंध में हो. तो उसका ऑर्डिनेंस है 57 से चला रहा है. हम जो रेगुलेशंस फॉलो करते सर वो 73 का है. तो अलग अलग था सर, तो सबको हमने मिला के एक किया. हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में सर एग्रीकल्चर नहीं है. रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी आपके? यस रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी है सर, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर नहीं है. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब सर उच्च शिक्षा से बाहर है. हम उच्च शिक्षा के संबंध में जब बात करते हैं सर, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी जो है कि क्लासिकल यूनिवर्सिटी, इनका वो एक ऑर्डिनेंस आपका सर, वही मैं जानना था. तो हमने सबको मिला के एक बनाया. सबका अलग अलग था, बहुत मुश्किलें आती थी सर मैनेज करने में. आपके कई बार. थैंक यू सर. Another question, so Director IIM, actually, sir, you said very excellently explained this, what is happening in this only. They will be retiring after 2 years. Fine, that is happiness, but the university and the industry will be losing such a wonderful teacher. Actually, when we talk of job orientation in the industry, in the education industry, what you feel the top service sector jobs available in the mountains, because you also come from the mountain state. I also come from a mountain state. What are the main 5 or 6 identified service sector jobs you feel are available for Highlanders? First of all, thank you so much for using some kind words about me. That you use perhaps because you don't know anything about me. So I'm happy. I'll have to avoid you in the lunch break. Okay. Yes, we have our own challenges, especially for the job creation. Okay. It is for this reason, IIM Sirmoor is the only IIM which has courses being offered on tourism management. We are in a touristic place called Himachal Pradesh. And अगर आपने देखो तो service sector is more dominant than the manufacturing sector in Himachal. तो हमने tourism management के courses शुरू किए हैं. और emphasis of that tourism management course is not on seeking a job but to create your own organization and do something. There is a vast number of opportunities available in tourism area. Okay. आजकल इतने सारे टूरिज्म के प्रकार आ रहे हैं. Okay. मैं खुद हैरान हूँ. मैं खुद आई एम नॉट फ्रॉम टूरिज्म बैकग्राउंड, बट जब भी मैं वो फैकल्टी के साथ बात करता हूँ तो आई वॉज सरप्राइज. मेडिकल टूरिज्म तो एक चीज़ हमने सुनी है, लेकिन सो मच ऑफ इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म. आज व्हेन आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, महाराष्ट्र में एक फैमिली है, कोविड में दे बोथ ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ देयर इंजीनियर्स, दे लॉस्ट देयर जॉब्स एंड दे वेंट टू देयर नेटिव प्लेस कोंकण एरिया में. कोंकण इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एरिया एज यू हैव बीन नोइंग इन महाराष्ट्र. के उन्होंने वहाँ पे इको टूरिज्म शुरू किया है. बोलते यू कम एंड स्टे विथ अस, वी विल टेल यू हाउ टू फार्म, हाउ टू मिल्क अ काउ. के उनका गोबर से कैसे हम जमीन पे का इस्तेमाल करते हैं, फलाना फलाना फलाना. आपको अगर जो ट्रेडिशनल चूल्हा रहता था उसके ऊपर खाना बनाना है, रोटी बनाना है, जैसे महाराष्ट्र में भाकरी कहते हैं उसको, भाकरी बनानी है, हम आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं. एंड दे आर बुक फॉर 365 days एक्सेप्ट फॉर बारिंग फ्यू डेज इन द ईयर. उसे उन्होंने लिखा था कि हमें मेंटेनेंस के लिए जगह टाइम नहीं मिलता कि इतना बुकिंग आ जाता है हमारे पास. तो देर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. नंबर 2, दिस यंग जनरेशन विच आई सी टुडे, वर्क फ्रॉम होम इज क्वाइट अ कॉमन कल्चर. कैन वी क्रिएट सम स्पेसेस इन हिल्स with fast internet facility and adequate additional services, जहाँ पे ये लोग 3-3 महीना आके रहते हैं. दैट्स अ ट्रेंड नाउ. 3-3 महीना आके लोग रहेंगे होम स्टे करके, क्योंकि इंटरनेट चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए. ठीक, और वो अपना काम करते रहेंगे यहाँ बैठ के. इनका ऑफिस होगा कोई न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट या मे बी बैंगलोर वगैरह किधर, तो और वो काम करते रहेंगे. वो भी है. ठीक, मेडिकल फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर. ठीक, सोशल डेवलपमेंट एंड हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के बाद भी
सोशल डेवलपमेंट करके जो कॉन्सेप्ट जो आता है वो अभी इतना पॉपुलर नहीं है अमंग स्टूडेंट्स, अमंग एवरीवन के। मुझे पता चला जब मेरे नीस ने, मेरी बहन की बेटी ने टीस से एक कोर्स किया और उसे लंदन का एक एनजीओ उठा के लेके गया, वे आप हमारे आके काम करो, और वो गई क्यों, यहाँ पे इसका काम को भी मूल्य नहीं था के। और आज वो वहाँ पे एक अच्छा सोशल वर्कर करके काम करती है। सोशल वर्कर, प्राइमरी एजुकेशन, इवन ऑल दिस ऑफ एंड आई कैन ओनली थिंक ऑफ सच थिंग्स, बट देर आर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. We have to see what we can create instead of saying what we don't have. Okay. Thank you This so is a much. humble attempt to answer your question in a short notice. Thank you so much, sir. Now there is a signal of times up. Thank you so much, ma'am. I would like to conclude it, and I extend a heartfelt thanks to our Honorable Secretary, Dr. Ranjit Sinha ji, for giving us opportunity to be the part of this dialogue, Shiksha Samvad. It calls not just for reflection, but renewal of everything. We are here to review our method of teaching and research. Let our universities no longer be ivory towers, but mountain beacons, grounded in their context yet open to the world. Let our graduates be not only job seekers, but job creators, not only achievers, but contributors. And with this note, I once again thank to Dr. Santosh Kumar Devangan, Professor Prafull Agnihotri, Professor Madhulika Kaushik, Professor Sangeeta Gupta, and Shri Mohit Agrawal ji for this fruitful, innovative brainstorming session. Thanks a lot once again.